उसके बिजनेस एम्पायर में बहुत सारे अलग अलग बिजनेस थे। विदेशों में आर्यन टेक्नोलॉजी मशहूर थी, बंदूकें बनाने और बेचने के लिए। इन बंदूकों को भारी कीमतों पर खरीदा जाता था। आर्यन कॉरपोरेशन एक इन्वेस्ट कंपनी थी। फॉरेन में उनका डायमंड का बिजनेस था, जिसे उसके चाचा यतीश संभालते थे। गोवा में उनका शानदार रिसोर्ट था। इसके अलावा और भी कई सारे फील्ड में उसकी कंपनीज थी। अश्वथ धोखा देने वाले और झूठ बोलने वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। टिया नहा धोकर फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट करने के लिए आई और सबको गुड मॉर्निंग विश किया। सभी ने मुस्कुराहट के साथ उसे विश किया। फिर अश्वथ ने टिया के लिए उठकर चेयर हटाई। टिया चुपचाप बैठ गई। उसने टिया को खाना सर्व किया और फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। टिया अपना ब्रेकफास्ट अश्वथ के हाथों में देकर हैरान थी। अश्वथ ने उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, तुम्हारा सारा सामान है। टिया ने बैक पेन किया और पीठ पर लटकाया और जाने लगी। आज उसे अब्रम कॉलेज छोड़ने वाला था। वो बाहर अपनी स्पोर्ट कार में वेट कर रहा था। अश्वथ बोला, छोटी हिलेरी। टिया के कदम रुक गए और उसने पलटकर अश्वथ को सवालिया नज़रों से देखा। अश्वथ ने अपने गाल पर इशारा किया कि वो उसे बेबी किस करे। टिया ने मुंह बना लिया। वो बहुत क्यूट लग रही थी। अश्वथ ने उसकी गर्दन को पकड़ा और उसे अपने करीब लाया और अपना गाल आगे किया और बोला, किस में। टिया उसे छोटी बच्ची जैसी लग रही थी, जो नाराज़ थी। अश्वथ बोला, छोटी गिलहरी, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें लिप। वो अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही टिया ने उसके गाल पर किस किया और भाग गई। अश्वथ को उसकी इस चाइल्डिश हरकत पर हंसी आ गई। टिया सीधे अब्रम की कार में घुस गई। अब्रम अचानक से उसके आकर बैठ जाने से डर गया था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। टिया बच्चों की तरह बैठ गई थी। अब्रम उसे देखकर मन में बोला, इस डेविल ने क्या किया होगा जो छोटी सी भाभी मुंह फुलाकर बैठी है, और बोला, क्या हुआ क्यूट पॉप। टिया उसे घूरकर देखने लगी और उसे ऐसे देखकर अब्रम डर गया। टिया बोली, सर एकदम बेशरम और छिछोरे हैं। यह सुनकर अब्रम हैरान होकर टिया को देखने लगा और बोला, तुम्हें कैसे पता। टिया उसे अजीब नज़रों से देखने लगी और फिर उससे अपना चेहरा लटका लिया। अब्रम अपना सिर खुजाने लगा। टिया बोली, सर जल्दी चलिए, वरना अगर मैं लेट हो गई तो मुझे डांट और पनिशमेंट मिलेगी। अब्रम बोला, हाँ, और कार स्टार्ट कर दी। कॉलेज के लिए चल पड़ा। अब्रम ने कार कॉलेज से थोड़ी दूर रोकी। टिया उतरकर सबकी नज़रों से बचते हुए अब्रम को थैंक यू कहकर कॉलेज की तरफ चल पड़ी। कॉलेज के अंदर पहुंचने के बाद सब लोग उसे ही देख रहे थे। सारे लड़के उसे इम्प्रेस करने का सोच रहे थे। टिया सोचने लगी कि पहले तो कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था और आज उसे इतनी अटेंशन मिल रही थी। वो मन ही मन अपने डेविल हस्बैंड को थैंक यू बोल रही थी कि उसकी वजह से आज वो अपने लिए स्टैंड लेने में सक्षम हो गई थी। पहले लोगों ने उसे सर से पांव तक कपड़ों में लिपटा हुआ ही देखा था। वो पहले एक स्लीवलेस टॉप तक पहनने में हिचकिचाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं था। टिया ने आज ब्लैक कलर की हुई हुड वाली टी शर्ट पहन रखी थी और नीचे टाइट फिटिंग जीन्स पहन रखी थी। वो ओजल को खोज रही थी। लड़के उसे पटाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। टिया को इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस अपनी बेस्ट फ्रेंड से मतलब था। तभी उसके सामने अव्यांश अपने दोस्तों के साथ आया और उसका रास्ता ब्लॉक करते हुए बोला, क्या बात है, क्या मुझे वापस पाने के लिए तुम ये सब कर रही हो। टिया मन में सोच रही थी कि उसका डेविल हस्बैंड सही कह रहा था। एक लात नहीं, लात और घूसों की बारिश की ज़रूरत थी इस अव्यांश को। टिया अंदर से तैयार थी कि अगर इस अव्यांश के बच्चे ने कुछ भी किया तो उसे बुरी तरह से पीट देगी, और अगर कुछ ज़्यादा ही होता है तो उसे बचाने के लिए उसका डेविल हस्बैंड है ही। उसके सामने ज़मीन पर हाथ पांव मार मार कर रो रो कर उसे कन्विंस ही कर लेगी। टिया उसे देखकर हंसते हुए बोली, मैं तुम जैसे चीटर को क्यों इम्प्रेस करना चाहूँगी। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है और तुम्हें इम्प्रेस करने में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। अब मेरे रास्ते से हटो। तुम्हें अपनी लवी डबी सहाना के पास होना चाहिए। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, घटिया और बेशरम।
तुम्हें मैं क्यों इम्प्रेस करूँगी, अब हटो। वो जाने लगी तो अव्यांश ने ज़बरदस्ती उसे रोक लिया। सब लोग तमाशा देखने लगे। अव्यांश और उसके दोस्त टिया के साथ बदतमीजी करने लगे। टिया मन में बोली, सर आपके भरोसे फाइटिंग कर रही हूँ। अयंस भी ये तमाशा अपने दोस्तों के साथ देख रहा था। काव्य बोला, अयंस यार, उस बेचारी की हेल्प करनी चाहिए। अयंस आगे बढ़ा ही था कि एक चीख गूंजी। पलक झपकते ही टिया ने सबको धूल चटा दी थी। सब जमीन पर पड़े दर्द से करार रहे थे। टिया का ये अवतार देखकर सब शॉक्ड थे। टिया ने अपना हाथ झाड़ते हुए अव्यांश को देखा। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने अव्यांश और सबको एक एक किक मारी और आगे बढ़ने लगी। अयंश टिया को देखते हुए उसी की तरफ आ रहा था। टिया उसके पास पहुंची। अयंश को होश ही नहीं था कि नीचे केले का छिलका किसी ने खाकर फेंका है। उस पर उसका पैर पड़ गया और वह फिसलकर पीछे की ओर गिरने लगा, पर टिया ने उसे गिरने से बचा लिया। अयंश महसूस कर पा रहा था कि उसे बहुत ही कोमल और नाजुक हाथों ने पकड़ रखा है। अयंश टिया की आंखों में देख रहा था। वो उसकी आंखों में खो गया। वो एकटक उसे ही देख रहा था। सब लोग ये नज़ारा देखने लगे। अयंश का दोस्त कबीर बोला, यार काव्य, लड़की को गिरने से लड़का बचाए तो समझ में आता है, पर यहाँ तो लड़की ने लड़के को पकड़ रखा है। ये कौन सा सीन है? ये तो मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं हो रहा। अयंश टिया को देखते हुए उसी की तरफ आ रहा था। टिया उसके पास पहुंची। अयंश को होश ही नहीं था कि नीचे केले का छिलका किसी ने खाकर फेंका है। उस पर उसका पैर पड़ गया और वो फिसलकर पीछे की ओर गिरने लगा, पर टिया ने उसे गिरने से बचा लिया। अयंश महसूस कर पा रहा था कि उसे बहुत ही कोमल और नाजुक हाथों ने पकड़ रखा है। अयंश टिया की आंखों में देख रहा था। वो उसकी आंखों में खो गया। वो एकटक उसे ही देख रहा था। सब लोग ये नज़ारा देखने लगे। अयंश का दोस्त कबीर बोला, यार काव्य, लड़की को गिरने से लड़का बचाए तो समझ में आता है, पर यहाँ तो लड़की ने लड़के को पकड़ रखा है। ये कौन सा सीन है? ये तो मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो अयान बोला, पर क्या मस्त सीन है यार, क्या लड़की है, इतने सारे लड़कों को धूल चटा दी। वाओ, शी इज़ द वेरी प्रीटी गर्ल, शी इज़ सो क्यूट। उसने उनकी जल्दी से फ़ोटो भी क्लिक कर ली। टिया अयंश को देखकर बोली, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप उठने की मेहरबानी करेंगे? पर अयंश तो उसे में ही खो गया था। उसे टिया की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, बस उसके कानों में गाने बज रहे थे। टिया मन में बोली, बड़ा ही अजीब लड़का है, पर इसे तो कभी कॉलेज में नहीं देखा, लगता है कोई नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट होगा। और फिर बोली, देखिए, मैं आपके जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं आपको ज़्यादा देर तक पकड़े नहीं रख सकती, आप प्लीज़ खड़े हो जाइए। अयंश ने कोई रिप्लाई नहीं किया। टिया मन में बोली, दिखने में तो इतना हैंडसम और स्मार्ट है, क्या ये बहरा है? भाड़ में जाओ तुम लोग, कौन से मेरे कुछ लगते हो। और अयंश को छोड़ दिया। अयंश ज़ोर से गिर पड़ा और होश में आया और दर्द में कराहने लगा। सब लोग ये देखकर शौक थे। काव्य बोला, हे भगवान, अयंश सा को इस लड़की ने ज़मीन पर पटक दिया। क्या ये लड़की पागल है? टिया अयंश को बिना देखे ही चली गई। अयंश दर्द से करारते हुए उठा। उसके पास उसके तीनों दोस्त जल्दी से आए और उन्होंने उसे उठाकर खड़ा किया। अभी तक अयंश के कानों में गाना गूंज रहा था। अयंश ने ज़ोर से अपना सिर झटका। काव्य बोला, आर यू फाइन? तो अयंश बोला, काव्य, बड़ी क्या लड़की थी यार, तुम्हें नहीं लगता मुझे अपने मम्मी पापा को एक खूबसूरत सी बहू गिफ्ट में दे देनी चाहिए? तीनों ने हैरानी से मैं अपना सिर पीट लिया। अयान अयंश से बोला, बड़ी, वो लड़की अय्यांश खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड है। मुझे पता चला है कि अय्यांश खन्ना ने उसे चीट किया था और दोनों का ब्रेकअप हो गया। और ये भी सुना है कि वो लड़की पहले बहुत ही ओल्ड फैशन्ड और बहन जी टाइप थी। ब्रेकअप होने के बाद वो 2 हफ्तों तक गायब रही, फिर अचानक से इस नए अवतार में आ टपकी। ये सुनकर काव्य बोला, ये तो होना ही था, आखिर बेचारी ने धोखा खाया है और शायद आज उसी का जमकर बदला लिया है। एंड अंश, तुम उस अव्यांश खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड को अपने मम्मी पापा की बहू के रूप में गिफ्ट देना चाहते हो? तो अयंश बोला, है बड़ी, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा ये बताओ, ब्रेकअप का रीज़न और चीटिंग का रीज़न क्या था?
तो कबीर बोला, जब से आए हैं तब से हमें यही सुनने को मिला है कि वो लड़की अव्यांश को टच तक करने नहीं देती थी। उससे हमेशा एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखती थी। इस वजह से अव्यांश खन्ना की गर्लफ्रेंड बनने का मौका सहाना राय को मिला। वही जो तुझ पर लाइन मार रही थी, मतलब हद है बॉयफ्रेंड होते हुए भी किसी और आदमी पर लाइन मारना। तो अव्यांश बोला, गुड, तब तो मुझे इसी लड़की के पीछे जाना चाहिए जो मुझ जैसे गुड लुकिंग इंसान को इग्नोर करके चली गई। ये तो गलत बात है। आई एम ही द अयंश शाह। ये बोलकर वो मुस्कुराने लगा। अभी भी उसके कानों में गाने बज रहे थे। ओजल भागकर टिया के पास आई और बोली, क्या तुमने सच में उस कमीने अव्यांश को उसकी पलटन की पिटाई कर दी? क्या मैंने एक ज़बरदस्त एक्शन सीन मिस कर दिया? हो नो, मुझसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं। ओजल का ये रिएक्शन देखकर टिया बहुत हंसी आ रही थी। वो बोली, यार मैंने पीटने का तो पीट दिया, पर तुम्हें तो पता ही होगा वो बहुत रिच हैं। अगर कहीं उसने मेरे साथ कुछ कर दिया तो, अगर इस बात के लिए सर मुझसे नाराज़ हो गए तो मैं क्या करूँगी? ओजल मन में बोली, ओह डियर कोका, भाई तुमसे क्यों नाराज़ होंगे? तुम नहीं जानती वो तुम्हारे लिए अव्यांश खन्ना को क्या किसी से भी लड़ सकते हैं। और वैसे भी खन्ना कंपनी भाई के रहमो करम पर पल रही है। अगर भाई की कृपा दृष्टि हट गई तो खन्ना कंपनी 5 सेकंड में बर्बाद हो जाएगी। और तुम तो द वेपन किंग की क्वीन हो, इतना डरती हो यार। टिया ओजल को ऐसे खोए हुए देखकर बोली, हे ओज प्लीज़ यार हेल्प मी। मैंने जोश में आकर बहुत बुरी तरह से उन्हें पीटा है। तो ओजल खुश होते हुए बोली, वो कमीना इसी लायक था। उसके हाथ पैर अच्छे से नहीं तोड़े क्या तुमने? मुझे भी बुला लेती यार, मैं भी अपने हाथ साफ कर लेती। उसे अच्छे से पीटना तो मेरी दिल्ली तमन्ना है, पर कोई बात नहीं, तुमने पीट लिया काफ़ी है। और खुश होने लगी। टिया और ओजल क्लास की तरफ जाने लगे। अयंश उसके फ्रेंड भी क्लास की तरफ आ रहे थे। अयंश बोला, हे ये प्रीटी गर्ल क्या यहाँ कर रही है? तो यान बोला, क्योंकि भाई वो सेकंड ईयर में ही हैं, आर्ट स्टूडेंट हैं। तो ये सुनकर अयंश खुश हो गया और बोला, क्या बात है, किस्मत भी लगता है यही चाहती है कि यही मेरी वाइफ बने। तो तभी उसकी नज़र ओजल पर पड़ी और ओजल ने भी उसे देखा। दोनों के मन में एक ही चीज़ चल रही थी। अयंश मन में बोला, ओजल मासी। ओजल मन में बोली, यह अयंश बेवकूफ़ यहाँ क्या कर रहा है? ये तो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, यहाँ कैसे टपक गया? ये कहीं भाई को ना बता दे कि मैं 2 सालों से उनकी यूनिवर्सिटी में उनसे छिपकर पढ़ रही हूँ। लेकिन ये अयंश हैं, इसके पेट में कोई बात नहीं पचती। भगवान ये भाई को ना बता दे। अयंश के मन में भी यही चल रहा था कि अगर मासी ने मामा को बता दिया कि वो उनकी ही यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र होकर आया है, तो उसके नाना और उसके दोनों मामा उसे बहुत डांटेंगे, क्योंकि वो घर पे सबके साथ ना रहकर अलग से फ्लैट लेकर रह रहा है। वो अपना चेहरा छुपाने लगा। उसे ऐसा करते देख ओजल समझ गई कि अयंश आर्यन पैलेस में नहीं रहता, बल्कि अलग रहता है, और उसके यहाँ पढ़ने की बात भी आर्यन पैलेस वालों को नहीं पता। उसने चैन की सांस ली और उसे ऐसे दिखाने लगी कि वो अश्वथ को ये सब बता देगी, और वो उसे घूरकर देखने लगी। टिया उसे ऐसे देखकर उलझन में पड़ गई। फिर उसने उस तरफ देखा जिस तरफ ओजल देख रही थी। टिया बोली, ओज क्या तुम पागल हो गई हो? ऐसे उन लड़कों को क्यों घूर रही हो? माना कि वो बहुत सब हैंडसम हैं, पर क्या उन्हें दिन दहाड़े घूरना या ताड़ना अच्छी बात है? तो ओजल कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो टिया को कुछ भी बताती तो उसे पता चल जाता कि वो अश्वथ की बहन है। वो मन में बोली, अगर मैंने कोका को बता दिया कि मैं द वेपन किंग की बहन हूँ तो कोका मुझसे एंग्री हो जाएगी। मैं अपनी इतनी प्यारी फ्रेंड को खो नहीं सकती। यह सोचते हुए ओजल ने अयंश को घूर कर देखा। अयंश की तो सांसें अटक गई। टिया ओजल को खींचते हुए क्लास के अंदर ले गई। कबीर बोला, अंश क्या हुआ, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? तो अयंश बोला, प्रीटी गर्ल की फ्रेंड मेरी मासी है। तो यह सुनकर तीनों हैरान रह गए और अयंश को देखने लगे। काव्य बोला, रियली सी इज योर ऑन्ट? तो अयंश बोला, यस, वो मेरे छोटे नानू की बड़ी बेटी है। अगर उन्होंने मामा को बता दिया तो मेरी मौत पक्की। तो अयान बोला, तुम्हारे मामा तो सच में डेविल हैं। तो अयंश डरते हुए बोला, यार प्लीज़ उनका नाम मत लो, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, और उनका गुस्सा शांत करने के लिए तो मामी भी नहीं है, कब से कुंवारे पड़े हैं। अगर एक प्यारी सी मामी होती तो कम से कम मुझे उनसे बचा तो लेती। तो काव्य हंसते हुए बोला, तेरे मामा तो इंडिया के मोस्ट
एलिजिबल बैचलर हैं। वैसे एक बात बता, उन्हें कैसी लड़कियां पसंद हैं? उनके बारे में तो रूमर्स हैं कि उन्हें लड़कियां नहीं लड़के पसंद हैं। तो अय्यांश बोला, मेरे मामा कोई गे नहीं हैं, उन्हें कोई लड़के पसंद नहीं हैं। मुझे भी नहीं पता उन्हें कैसी लड़की पसंद है, पर मम्मी से पता चला कि वो बचपन में नानी की फ्रेंड की बेटी से शादी करना चाहते थे। बस इतना ही पता है। शायद आज भी वो उनसे ही शादी करना चाहते होंगे। वैसे भी वो बस उनसे कुछ 8-10 साल छोटी होगी। ये सुनकर अयान उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, एज गैप तो चलता रहता है, चिंता मत कर, तेरे मामा भी जल्दी ही घोड़ी चढ़ेंगे और तुम और हम उनकी शादी में खूब नाचेंगे। तो यंश बोला, पहले मेरी मासी को तो कोई समझाओ। तो कबीर बोला, ठीक है, उनको भी देख लेंगे, पहले क्लास के अंदर चले। फिर वो लोग क्लास के अंदर गए। उनकी सीट जस्ट टिया और रोजल की सीट के पीछे थी। कबीर और अयान अयंस और काव्य के पीछे की सीट पर बैठ गए। क्लास में टीचर नहीं आए थे तब तक। टिया ने अपना फ़ोन निकाला और ऑन करके देखने लगी और मन में बोली, भगवान प्लीज़ सर को पता चलने मत देना कि मैंने उनके मना करने के बाद भी अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है। दरअसल टिया ने अस्वद से बचकर एक क्लब में बार टेंडर की जॉब ढूंढ ली थी। उस क्लब में वो पहले भी बार टेंडर का काम कर चुकी थी और उसके पास लाइसेंस भी था। पिछली बार अव्यांश ने बार टेंडर का काम छुड़वा दिया था और उसको कैफ़े में लगवा दिया था। टिया उस क्लब के सभी एम्प्लॉयज़ को जानती थी और उनके साथ अच्छा रिलेशन था और उस क्लब का मालिक भी उसकी स्थिति समझता था। टिया को नहीं पता कि उस क्लब के मालिक हैं मिस्टर अरुण बजाज, अब्रम के डैड। मिस्टर बजाज को भी नहीं पता था कि टिया अब अस्वद की वाइफ है। अब्रम ने बस उन्हें ये बताया था कि अस्वद ने उज्ज्वल आनंद की बेटी को ढूंढ लिया है और उससे शादी भी कर ली है। टिया ने जल्दी से अपना फ़ोन वापस अपने बैग में रखा। तभी उनके टीचर भी आ गए। सबने उन्हें खड़े होकर विश किया। उनके टीचर मिस्टर शर्मा ने सबको देखा, फिर टिया को देखा। अब तक सभी स्टाफ को पता चल गया कि टिया कौन है। मिस्टर शर्मा मन में बोले, हे भगवान, प्रिंसिपल सर को क्या बताने की ज़रूरत थी। वैसे भी टिया सॉरी मिसेस आर्यन एक अच्छी स्टूडेंट है, हम सब टीचर उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं, ये बताकर तो उन्होंने अब हमें डरा ही दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी फूल सी नाजुक लड़की की किस्मत में इतना पावरफुल डेंजरस रिच पर्सन लिखा था, वो भी अस्वद आर्यन। ये तो बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है। मिस्टर शर्मा अपने ख्यालों से बाहर आए और अपना चश्मा ठीक किया और फिर पढ़ाना स्टार्ट किया। वहीं अव्यांश अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल में था। उसके दोस्तों को कोई चोट नहीं आई थी, पर उनका पूरा बॉडी दर्द से टूट रहा था। टिया ने ओरियन के सिखाए स्किल का अच्छे से यूज़ किया था। बिना कोई चोट पहुंचाए उनकी पूरी हड्डियां तोड़ दी थी। मतलब ऐसे मारा था कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि ना उन्हें कोई चोट लगी है, फिर भी उनका शरीर इतना पेन क्यों कर रहा है। टिया को नहीं पता था कि अस्वद ने जिस मेयर के बेटे को मारा था वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वो लोग आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर कॉलेज आए थे। हालांकि वो दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट थे। टिया 3 बजते ही क्लास से बाहर निकल गई क्योंकि उसे द हेवन क्लब भी जाना था। वह बाहर आई और उसने अयान ने देख लिया, जो उस शहर के मेयर का बेटा था, जिससे लिप्सा ने 50 लाख रुपए लेकर टिया को बेच दिया था। अहान के साथ उसके दोस्त रोमी, जय, धीर, अमी और अर्पित थे। अहान टिया को देखकर बोला, हे, ये तो वही लड़की है ना जिसे उसकी बहन ने हमें बेचा था और उस आदमी ने उसके लिए हमें बुरी तरह से पीट भी दिया था। तो रोमी बोला, हाँ यार, इस लड़की को मज़ा चखाना तो बनता है। मुझे तो पता ही नहीं था ये भी हमारे कॉलेज में पढ़ती है। तो धीर बोला, चलो देखते हैं कहाँ जाती है। फिर वो लोग भी टिया का पीछा करने लगे। टिया ने टैक्सी ली और द हेवन क्लब की तरफ चल पड़ी। वो लोग अपनी गाड़ी में उसका पीछा करने लगे। द हेवन क्लब पहुंचने के बाद टिया ने टैक्सी वाले को पैसे दिए, फिर वो अंदर चली गई। वो लोग भी उसके पीछे पीछे अंदर गए। टिया अपने कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई।
जब वापस आई तो उसने सफ़ेद रंग की शर्ट और नीचे काले रंग की ट्यूब स्कर्ट पहन रखी थी और पैरों में ब्लैक कलर के हील्स पहन रखी थी। उसने गले में काले रंग की टाई पहन रखी थी और अपने हेयर की पोनीटेल बना रखी थी। वो लोग उसे हैरान होकर देखने लगे। टिया बार काउंटर के पास आई और जो आदमी उस टाइम बार टेंडर पर काम कर रहा था उसे विश किया। वो आदमी खुश होकर बोला, हे प्रीटी गर्ल, फाइनली तुम आ गई। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अब तो मैं काम संभाल लो। तो टिया बोली, थैंक्स अंकल। फिर वो बार टेंडर का काम करने लगी। वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी। आहान बोला, अच्छा तो ये लड़की यहाँ पर पार्ट टाइमर है, ठीक है, आज हम इसे मज़ा चखा कर ही रहेंगे। और वो लोग उसका वहीं क्लब में बैठकर वेट करने लगी। अब्रम भी वहाँ एक मीटिंग के सिलसिले में आया था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो प्राइवेट रूम से बाहर आया और एक ड्रिंक लेने के बाद बार काउंटर के पास गया और टिया को बिना देखे ही बोला, 1 ब्लू हेवन। तो टिया बोली, श्योर सर। उसने भी अब्रम को नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर अब्रम चौंक पड़ा। फ़ोन से नज़रें उठाकर जब उसने सामने बार काउंटर पर की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। वो ऐसे देख रहा था जैसे उसने सांप सूंघ लिया हो। वो मन में बोला, ये सपना तो नहीं है ना? अश्वथ की लिटिल वाइफ बार टेंडर, ज़रूर ये सपना होगा। और अपनी आंखें मलते हुए देखा और बोला, भगवान, ये तो सच में छोटी किलेरी है। पर ये यहाँ बार टेंडर। और फिर उसे अश्वथ की बात याद आई। अश्वथ ने उसे बताया था कि उसने टिया की पार्ट टाइम जॉब छुड़वा दी है। वो मन में अश्वथ को 1000 गालियाँ देने लगा। वो बोला, अब वो राक्षस सारा दोष मुझे देगा। क्या ज़रूरत थी उसे उसके कैफ़े में उसकी पार्ट टाइम जॉब छुड़वाने की? अब देखो, उसकी छोटी गिलेरी मेरे क्लब में बार टेंडर का काम कर रही है। वो राक्षस मुझे जलती हुई आग में फेंक देगा। टिया ने उसे उसका ड्रिंक बनाकर दिया और फिर दूसरे लोगों को ड्रिंक बनाने लग गई। अब्रम ने अपना ड्रिंक लिया और चाय की तरह सीप लेते हुए पीने लगा और एक जगह जाकर टेबल पर बैठ गया। उसने अश्वथ को कॉल किया। अभी 6 बज रहे थे। टिया 3 घंटे काम कर चुकी थी। उसकी शिफ्ट का 1 घंटा बचा हुआ था। टिया ने एक अच्छा सा बनाना भी ढूंढ लिया था ताकि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब कर सके। उसने अश्वथ के पूछने पर यह बताने का बहाना ढूंढा था कि वो अपनी फ्रेंड के साथ एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए उसके हॉस्टल में गई थी। इससे अश्वथ को कोई शक नहीं होगा। लेकिन अब अब्रम ने उसे देख लिया तो टिया को कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसका क्या अंजाम होने वाला है। अब्रम का गुस्सा अब आपे से बाहर हो गया तो उसने अश्वथ को कॉल किया। सेल्वन टिया को लेने आया था। वो 2 घंटे से वेट कर रहा था। हालांकि उसने गाड़ी दूर पार कर रखी थी, पर वो टेंशन से मरे जा रहा था। वो मन में बोला, यंग मैडम कॉलेज से बाहर नहीं निकली है, मतलब शायद वो अपनी फ्रेंड के साथ हॉस्टल में होगी। पर वो मेरा फ़ोन भी क्यों रिसीव नहीं कर पा रही है? क्या वो आज मुझे बिग बॉस के हाथों मरवाना चाहती है? अश्वथ का कॉल जैसे ही अश्वथ ने उठाया, अब्रम ने उसे गालियाँ देनी शुरू कर दी। वो बोला, राक्षस आदमी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी छोटी गिलहरी की उस कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब छुड़वाने की? तुम्हें पता भी है वो मेरे क्लब में द हेवन में बार टेंडर की जॉब कर रही है। तुम बहुत बुरे हो, सच में बुरे हो। तुम्हारी वजह से ही तो यहाँ पर काम कर रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे ब्लेम मत करना, समझे? अश्वथ ने जब ये सुना तो उसकी भौहें तन गई। वो बोला, क्या कहा तुमने? वो तुम्हारे क्लब में बारटेंडर का काम कर रही है? और मन में टिया को कोसते हुए बोला, तुम्हें समझ में नहीं आता है, जहाँ मैं तुम्हें वो चीज़ देना चाहता हूँ जो तुम चाहती हो, फिर तुम ऐसी हरकतें क्यों करती रहती हो? लगता है तुम्हें ऐसे समझाते नहीं आ रहा समझ। और बोला, अब उस पर नज़र रखो, मैं पहुँच रहा हूँ, ठीक है? तो अब्रम बोला, हाँ। फिर उसने देखा तो बार काउंटर में टिया नहीं थी, कोई और था। वो बोला, हे भगवान, तुम्हारी बीबी तो मिस्टर इंडिया निकली, पलक झपकते ही गायब हो गई। तो अब्रम बोला,
अश्वत्थ बोला, अपनी बकवास बंद करो और ढूंढो। आज तो उसकी खैर नहीं, अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो उसे ढूंढो। तो अब्रम बोला, ठीक है ठीक है। और वो टिया को इधर उधर खोजने लगा। टिया अपना बैकपैक लेकर आई। वो घर जाने के लिए तैयार थी, हालांकि वो बारटेंडर के गेटअप में ही थी। उसने कपड़े वह चेंज नहीं किए थे। उसने सोचा कि वो पीछे के गेट से हॉस्टल में आएगी और हॉस्टल के रूम में चेंज कर लेगी, फिर घर जाने के लिए बाहर निकलेगी। वो जल्दी जल्दी बाहर जाने लगी। तभी अब्रम भी उसकी तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद अब्रम हैरान रह गया जब उसने कुछ लड़कों को टिया के पीछे जाते हुए देखा। वो बोला, हे भगवान, छोटे गिलहरी, तुम कितनी लापरवाह हो। तुम्हारा राक्षस पति तुम्हें कच्चा खा जाएगा। वो भी पीछे जाने लगा। टिया जब बाहर आई तो उसे आहान और उसके दोस्तों ने घेर लिया। टिया ने जब आहान और उसके दोस्तों को देखा तो उसे उस दिन का इंसिडेंट याद आ गया। आहान बोला, उस दिन तो तुम उस आदमी की वजह से बच गई थी, लेकिन आज तुम्हें कौन बचाएगा। टिया उन सबकी आँखों में शैतानी चमक देख सकती थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये लोग आज उसे नहीं छोड़ेंगे। उसने बिना देर किए एक को जोर से लात मारा कर गिरा दिया और भाग निकली। सारे लड़के उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। अब्रम ये देखकर शॉक्ड रह गया। उसने जल्दी से अश्वत्थ को कॉल किया और वो भी उसके पीछे भागने लगा और बोला, लगता है तुम्हारी बीबी को मुसीबतों को इनविटेशन देने का बहुत पुराना शौक है। जल्दी आओ, तुम्हारी बीवी के पीछे लड़कों की गैंग पड़ी है, मैं उनसे काफ़ी पीछे हूँ। तो अश्वत्थ गुस्से में बोला, पीछे होकर क्या मतलब है, जल्दी जाओ, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे। अश्वत्थ ने ओरियन को गाड़ी फास्ट चलाने को कहा। अब्रम ने उसे लोकेशन सेंड कर दी अपने फ़ोन की, क्योंकि वो भी उनके पीछे आ रहा था। ओरियन ने सेल्वन को भी इन्फॉर्म कर दिया था। सेल्वन भी जल्दी से जल्दी आकर टिया भागते भागते एक सुनसान जगह पर आ गई थी। वो थक गई थी। उधर बहुत अंधेरा भी था और स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। अंधेरे में वो पीछे देखे बिना ही अंधाधुंध भाग रही थी। अंधेरे में उसका पैर एक गड्ढे में पड़ गया और लड़खड़ा के मुंह के बल जोर से गिर पड़ी। उसकी हील्स पहन रखी थी, इस वजह से उसके पैरों में अब बहुत दर्द हो रहा था। वो बुरी तरह से दर्द से तड़प रही थी। वो बड़ी मुश्किल से उठी और उसने अपनी हील्स निकाली। आहान अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करते हुए वहाँ आ रहा था। टिया ने जल्दी से अपनी हील निकालकर फेंक दी और वो खड़ी होने लगी पर वो दोबारा गिर पड़ी। अब तक आहान अपने दोस्तों के साथ आ गया और उसने टिया को घेर लिया। आहान ने उसके बाल बेरहमी से पकड़े।